ठीक है, चलो हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारा 5वां हेड है, वैसे तो ये हमारा 5th हेड है, और इसको पता है एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं रेजिड्यूरी हेड। इसे कौन सा हेड बोलते हैं? रेजिड्यूरी हेड। रेजिड्यूरी हेड का मतलब क्या होता है? जो बच गया वो सब यहाँ आएगा। तो कई बार ऐसा आ जाएगा कि इन चारों में से, मतलब नीचे लिखा होगा हु अमंग द कॉल्ड एज रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम। तो रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम कौन है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? जी सर। ठीक है। इसके बाद आता है कि इनकम विच आर नाइदर। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? अब कई बार ये लाइन आ जाती है, तो लिखा होगा द इनकम्स विच आर नाइदर कवर्ड अंडर द हेड। ऐसी इनकम जो कभी कवर नहीं हुई, किसमें? ना वो सैलरी हेड में कवर हुई, ना वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर हुई, ना वो बिजनेस इनकम में आया, ना कैपिटल गेन में आया। ये सब टैक्सेबल हो जाता है किस हेड के अंदर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। यानी कि जो 4 हेड्स में नहीं आया वो सब कहाँ आ जाएगा? आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज है, ये मैंने कहा ना रेजिडुअल हेड कहलाता है ये। द हेड ऑफ दिस हेड ऑफ इनकम इज नोन एज इज अ रेजिडुअल हेड, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इनकम्स आती हैं जो अनकवर्ड रह गई, यानी कि जिनको वो 4 हेड कवर नहीं कर पाए, और साथ में वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए टैक्स से। टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अगर टैक्स से एग्जम्प्ट की गई है, कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट की गई है? सेक्शन 10 में। तो अगर सेक्शन 10 में ऑलरेडी किसी को एग्जाम कर रखा है, उसको तो फिर करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन जिनको टैक्स को एग्जाम नहीं कर रखा है उनको यहां पर हमें लेना होता है। अब इन अदर वर्ड्स, अगर किसी भी इनकम को इस हेड के अंदर आना है तो उसे 3 कंडीशन पूरी करनी है। पहला, उसका एक इनकम होना जरूरी है। दूसरा, उस इनकम का एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, ये इनकम पहले 4 हेड में टैक्सेबल ना हुई हो। तो अगर पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है और इस हेड के अंदर आ रही है, मतलब हम पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं, और हमें इनकम टैक्स ने एग्जेम्पशन भी नहीं दी है, और हम एक इनकम है, तो फिर हम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएंगे। किसके अंदर? इस हेड के अंदर हम कवर किए जाएंगे। मैंने आपको एक चीज बताया, इसका दूसरा नाम रेजिडुअल हेड या रेजिड्यूरी हेड भी है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम इन अदर सोर्सेज में आ सकती हैं? इनकम इन अदर सोर्सेज में आ सकती हैं, तो पहला है कि कोई भी ऑल इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, अब ये क्या हो गया? देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में क्या है, उनका एक अलग तरीका होता है कैलकुलेट करने का, इसलिए उनके बारे में थोड़ी अलग बात है। तो सारे इंटरेस्ट, वैसे तो सारे इंटरेस्ट आते हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि इसे कैलकुलेट करने का थोड़ा तरीका अलग है, इसलिए इनको अलग किया गया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब इसके अंदर आएगा। इनकम ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग द होल और पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सबलेट आपको पता होगा, सबलेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिस्टर एक्स ने मान लो एक घर लिया रेंट पे, और इस घर को ये खुद रेंट पे लिया है। मालिक किसका मान लेते? जेड था। जेड इस घर का क्या था? ओनर था। जेड ने क्या किया? एक्स को किराए पे दिया, और एक्स ने क्या किया? ये वाई को दे दिया किराए पे। ठीक है, तो यहां पे ये जो घर से इनकम आएगी, जो वाई से इनकम किसको मिलेगी? एक्स को मिलेगी। वो इनकम क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग द हाउस कहलाएगी। ठीक है, तो उस घर का ओनर आप नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक घर है, मतलब एक्स, ये एक्स इसका ओनर है इस घर का, और एक्स अब इस घर को किराए पे देता है। इस घर को किराए पे देता है किसको? वाई को। तो मुझे बताओगे कि एक्स के लिए ये कौन सी हेड में जाएगी? सर प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, वाई ने ये घर किराए पे लिया और आगे ये किराए पे जेड को दे दिया, जेड पे दे दिया, तो वाई के लिए किस हेड में जाएगी? अदर सोर्सेज। अदर सोर्स। ठीक है, बस यही चीज है। आपको यह समझना होगा कि ओनर होना जरूरी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, नीचे चलते हैं वापस। यहां पर मान लीजिए एक घर है, ये एक्स का है। 2019-20 में, ये जो 2019-20 का था, इस समय इस घर को किराए पे दे रखा था, और इस पे 5,000 रुपए का किराया जो था वो एरियर रह गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, 5,000 रुपए का किराया क्या रह गया? एरियर रह गया इस घर पे 19-20 का। एक्स ने क्या किया? इस घर को बेच दिया। कब बेच दिया? इस घर को उसने 1 मई सन 2021 में बेच दिया। ये घर बेचकर किसको मिल गया? जेड को मिल गया। अब
यहाँ पर ये घर है, यही वाला जो यहाँ पे घर था यही है, और ये है 21-22 के लिए। आप 21-22 में 22-23 में 22-23 21-22 में प्रीवियस ईयर 21-22 है ना, 21-22 में 21-22 में 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनकम बनी। ये इनकम किसकी है? जेड की ये सर, वाली इनकम जेड की सर, जेड की है, ठीक है, जेड की इनकम है। कौन से हेड में? सर प्रॉपर्टी। इनकम में, ठीक है। अब ये 5,000 रुपए जो थे ना, जो एरियर में थे, एक्स को रिसीव हुए। कब रिसीव हुए? 1 जुलाई सन 2021 में। अगर 1 जुलाई सन 2021 को उसने 5,000 रुपए रिसीव कर लिए, तो 1 जुलाई 2021 को क्या वो घर का मालिक है? नहीं सर। तो ये जो इनकम उसको 5,000 रुपए मिली, कौन से हेड में जानी चाहिए? सर ये तो वहीं जाएगी सर, हाउस प्रॉपर्टी में। हाँ, ये अभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। क्यों? मालिक भले ही नहीं रहा वो उस घर का, लेकिन जिस वक्त ये कमाई गई थी उस वक्त वो मालिक था। ठीक है, तो हमको ये नहीं देखना है रिसीव कब हुआ है। इसमें आपको पता है ना इसमें क्या चलता है इनकम टैक्स में? अर्न और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। तो इनकम को कमाना या इनकम को रिसीव करना जो पहले हो जाए। तो पहले क्या हो गया था? अर्निंग हो गई थी। और अर्निंग कब हुई थी? 19-20 में, और उस दिन वो घर किसका था? एक्स का था। इसलिए ये भले ही जिस दिन इसको रिसीव हुआ उस दिन ये इसका घर नहीं है, फिर भी ये 5,000 रुपए कहां जा रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। बात समझ में आई? सर जी, हाँ जी। सर फिर इसमें एग्जेम्पशन भी तो मिलती है जो एरियर होता है। वो 30% का स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगा। तो फिर सर जो बचा हुआ होगा उसमें टैक्स देगा ना ये? हाँ, 3,500 पे टैक्स लगेगा, ठीक है जो भी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली बात? जी। लेकिन इसके लिए सबलेट करने के लिए, जो घर आप सबलेट कर रहे हो ना, क्या इसके लिए आपका घर का मालिक कभी भी होना जरूरी है? सर सबलेट के अब लिए। अगर आप इनकम फ्रॉम सबलेट कर रहे हो तो क्या आपका मालिक होना जरूरी है? सर नहीं। नहीं, अगर आपका मालिक अच्छा होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय टीचर और लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क। ध्यान रखिएगा, टीचिंग वर्क नहीं है, एग्जामिनेशन वर्क है। इसके लिए कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो उसकी सैलरी हेड में नहीं जाता। मान लीजिए एक टीचर है टी, उसको यूनिवर्सिटी में रखा गया, HNBGU में, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। वो टीचर है, वो वहां नौकरी करता है, उसको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ। पर क्या किया गया, एग्जाम की कॉपीज आई और कॉपीज चेक करने के लिए टी को दे दी गई, और इसको बोला गया कि एक कॉपी चेक करने का आपको 50 रुपए मिलेगा। और ऐसा इसने 1,000 कॉपी चेक कर दी या 10,000 कॉपी चेक कर दी, तो इसकी जेब में 5 लाख रुपए बन जाते हैं। ये 5 लाख रुपए क्या इसका टीचिंग से रिलेटेड वर्क था? नहीं सर। नहीं था। इसका एग्जामिनेशन के रूप में, एग्जामिनर के रूप में वर्क था। एज अ टीचर उसको जो सैलरी मिल रही थी वो तो चली जाएगी सैलरी हेड में, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए से कॉपी चेक करने के मिले वो किस में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर अदर सोर्स। सोर्सेस, अदर सोर्सेस में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी तो आपको पता है, ना तो वो सैलरी है, ना वो घर है, ना वहां पर घर बेचा गया है, ना वो बिजनेस है। तो इनकम ऑफ रॉयल्टी जो होता है वो इस हेड के अंदर आता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इनकम फ्रॉम रॉयल्टी जैसी आती है ना, तो जिन लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ी होती है वो डायरेक्टली कूद जाते हैं सेक्शन 80 RRB के पास। ध्यान रखिए, सेक्शन 80 RRB एक डिडक्शन है। अभी हम डिडक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अर्निंग की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनकम को कमाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम कितनी मिल जाए, 3.5 लाख मिल जाए, 6 लाख मिल जाए, 20 लाख मिल जाए, आपको रिकॉर्ड करनी है। कौन से सोर्स में? अदर सोर्स में। डायरेक्टर फीस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर फीस है, डायरेक्टर सैलरी नहीं है। अगर वो डायरेक्टर की सैलरी होगी तो कौन से हेड में चली जाएगी? सैलरी। सर वो इनकम हेड में। अच्छा, वो पार्ट टाइम सैलरी हुई तो सर तब भी। भी अदर वो सोर्स। सैलरी हेड में जाएगी। सैलरी वर्ड है ना उसके साथ जुड़ा हुआ। हम्म। ठीक है, बस इतना याद रखो। रेंट ऑफ लैंड नॉट अपोर्टेंट टू एनी बिल्डिंग। एक जमीन पड़ी हुई है, बिल्डिंग नहीं है, आपने एक घर लिया, एक जमीन ली, पड़ोस में घर था, इधर भी घर है, पर आपकी जमीन में कोई घर है? नहीं सर। नहीं नो है, सर। बस। अब कई लोग बोलते हैं जमीन जमीन तो इससे भी जुड़ी हुई है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि इस केस में आपको क्या देखना होता है, इस केस में आपको देखना होता है मैप ऑफ द हाउस। ठीक है, आप अपनी जमीन का मैप देखोगे, आपकी जमीन का मैप क्या कहेगा कि आपकी जमीन इतनी है। अब इसके अंदर घर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर घर हो गया तो फिर कौन से उसमें चल जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस लेकिन प्रॉपर्टी। इसमें घर नहीं है,
और इसको आपने क्या कर दिया, किराए पे दे रखा है। शादी पार्टी में आप किराए पे देते हो इसको, जाहिर सी बात है इससे इनकम आएगी। वो इनकम कौन से हेड में जाएगी फिर, अदर अदर सोर्सेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखो इनसाइड इंडिया तो एग्जेम्प्टेड है, जी सर। ठीक है। Yes, sir. एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया तो एग्जेम्प्टेड है। ये किसकी बात कर रहा है, एग्रीकल्चर इनकम Outside. फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। टैक्सेबल। मार्केट है, फेरीज है, फिशरीज है, ठीक है। मछली पालने वाला इलाका जो है वहां, मतलब जो जहाँ से फिशरी मछली बेची जा रही है उस जगह से अगर कोई इनकम अराइज हो रही है तो वो भी क्या है, यहाँ पर टैक्सेबल है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, उस पर कोई इनकम आ रही है, आपका क्या है, टैक्सेबल है। आप किसी जर्नल में, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, जब ये जर्नल में आप लिख रहे हो ना तो ध्यान रखना प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रोफेशनल है, मतलब डॉक्टर साहब है, अब डॉक्टर साहब जो हैं वो एक मैगजीन के लिए लिखते हैं। अब वो मैगजीन के लिए लिखते हैं कहानी, मतलब डॉक्टर साहब एक मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, मैगजीन का नाम है चंपक, पहले आती थी, उसमें आपने कहानी लिख दी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आपकी कॉमिक्स है या चंपक समझ लो, पहले एक चंपक आया करती थी, ठीक है। चंपक में डॉक्टर साहब ने कहानी लिख दी, डॉक्टर साहब ने 2 कहानियां लिखी, एक चंपक में लिखी और एक उनका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जर्नल आता था वहां लिखी, ठीक है। यहां से उनको 5,000 रुपए मिले और यहां से उनको 2,000 रुपए मिले। ये 2,000 रुपए और ये 5,000 रुपए क्या दोनों अदर सोर्स में जाएंगे? सर चंपक वाला जाएगा अदर सोर्सेज में। हाँ, सिर्फ चंपक वाला जाएगा। क्यों? चंपक में लिखने के लिए डॉक्टर साहब का डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में अपना पब्लिश करवाने के लिए, यानी कि अब खुद ही सोचो ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो जब होगी, किताब होगी, बुक होगी, मैगजीन होगी, उसमें आएगा क्या? उसमें तो यही आएगा ना, हड्डी कैसे टूट गई, हड्डी कैसे जोड़ दी, ऐसी चीजें तो आएंगी, मेडिकल से रिलेटेड आएगा। तो वहां अगर आपको अपना क्या आर्टिकल छपवाना है तो आपका डॉक्टर होना जरूरी है ना। Yes, तो sir. फिर ये वाला कहाँ चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा प्रोफेशन में, समझ गए? जी सर। ठीक है, सिंपल है। वो जो सीए वाली मैगजीन आती है ना, उसमें कौन लिखता है, सीए तो लिखते ठीक है हैं, ठीक है। लेकिन चंपक चुपक में तो कोई भी लिख सकता है, तो क्या एक चार्टेड अकाउंटेंट कहानी नहीं लिख सकता? लिख सकता है, ठीक है। जी। लेकिन अगर वो कोई मैगजीन कोई वैसा छापेगा, प्रोफेशनल वो छापेगा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, तब तो फिर वो उसकी नॉलेज में आ गया, नहीं कि प्रोफेशनल में चला जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, सर जी। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। अनडिस्क्लोज सोर्सेज क्या होते हैं? आप लोगों ने कुछ टाइम पहले क्या, अब तो इंडिया, अब तो उत्तराखंड में भी शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ टाइम पहले आप लोगों ने वहां देखा होगा, वेस्ट बंगाल में ईडी का छापा देखा था, सुना था, ठीक है। ईडी ने एक मंत्री के घर में छापा मारा था, उसके घर से बहुत सारा पैसा मिला था। उस पैसे को वो डिस्क्लोज नहीं कर पाया, वो ये नहीं बता पाया कि ये पैसा आया कहां से है, इसे बोलते हैं अनडिस्क्लोज सोर्स। अब फिर वो किस हेड में आ जाता है, अदर सोर्स में। एक चीज ध्यान रखना, पैसा इलीगल है, वो पैसा चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम लीगल और इलीगल दोनों टैक्सेबल हैं, ठीक है। जी सर। चलो आगे। इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट रिसीव किया अपने कंट्रीब्यूशन में जो उसने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला था। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उसने पैसे जमा करे, वहां उसने इंटरेस्ट रिसीव किया, किस साइड में चला जाएगा, अदर सोर्स में। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पता है किसे बोलते हैं? केबीसी जीत जाओ, ठीक है, हॉर्स रेस जीत जाओ, और क्या होता है, कार्ड गेम होते हैं। अब आप बोलोगे कार्ड गेम सर वो ताश, हाँ बिल्कुल ताश, ताश के पत्ते खेले आप पैसे जीत गए, क्या वो टैक्स, क्या वो इलीगल है? इलीगल है, वो इलीगल है, पर इनकम टैक्स को तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, वो आ जाएगा। रम्मी। दूसरा आता है, हाँ रम्मी सर। ठीक है, फिर आता है, हाँ वो रमी रूमी जितने भी हैं, ठीक है, इवन वो जो आपका आजकल चलता है ना ड्रीम 11, ठीक है, वो सब। अच्छा, अब सैलरी, अब ये ना ये वर्ड आ सकते हैं, पता है, ये जो आपके वर्ड है ना ड्रीम 11, इस वर्ड को याद रखना। ये क्रिकेट के आते हैं ना ड्रीम 11, वो क्या आता है, माई सर्कल 11, जी सर। ठीक है। ये जो एड आपको दिखेंगे, इन एड की इनकम कहाँ टैक्सेबल है, अदर अदर सोर्स में। सोर्सेज। और इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकता है, जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, और जुड़ा हुआ किससे है, इनकम टैक्स से। ये यूकेपीएससी कर सकता है,
यूके ट्रिपल एस सी ये काम नहीं कर सकता, पर यूके पीएससी ये पक्का कर सकता है, तो इसका ध्यान रखना। दूसरा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तीन आपको पता होंगी, पार्लियामेंट के अंदर तो दो आते हैं, राज्यसभा लोकसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे यहाँ होती है एमएलए वाली पोजीशन, और उत्तर प्रदेश में दोनों होती हैं, काउंसिल भी होती है और असेंबली भी होती है। इनके जी सर। जितने भी मेंबर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है कहाँ टैक्सेबल होती है, अदर सोर्स में, पर इनके जो डीए होते हैं अलाउंसेस वो हमेशा क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। तो अलाउंसेस उनके हमेशा एग्जेम्प्ट है, पर सैलरी उनकी टैक्सेबल है। बात समझ में आई? ठीक। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे सिक्योरिटीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो यहाँ टैक्सेबल होगा। तो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है डायरेक्टर, पर डायरेक्टर क्या नहीं होना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो सैलरी तो में फिर जाएगा। सर ठीक है, चलिए अब आइए इसमें, ये है इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है इसमें? इसने कहा कोई भी फैमिली पेंशन जो एक विडो या बच्चे, विडो नहीं है तो बच्चे, मतलब मिस्टर एक्स थे, वो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस थे इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री, अब वो पैरामिलिट्री को भी इंक्लूड करते हैं, और ऑफ द यूनियन, यूनियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका ध्यान रखिएगा, अगर कोई पैरामिलिट्री फोर्स यूपी ने बनाई है तो वो इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आपका ने, यहाँ पर क्या बोला उसने, ऑफ द यूनियन, तो यूनियन ने बनाया हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस किस को बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ बनाई है, एसएसबी बनाई है। ठीक है, इंडियन आर्मी तो है ही वहां पर, नेवी मौजूद है, ठीक है, एयरफोर्स मौजूद है, ठीक है, और आपका असम राइफल, क्योंकि असम राइफल वो नहीं है ना, एक वो, और एक सीआईएसएफ, ठीक है, हाँ, आईटीबीपी, ये जो हैं ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब इनका कोई मेंबर था, मिस्टर एक्स थे, वो मर गए, ठीक है, फिर उनकी वाइफ आ गई। अब वाइफ जो थी वाई, उसको मिलती थी पेमेंट, उसको पेंशन मिलती थी, ठीक है, तो वो क्या थी, एग्जाम थी। वाइफ भी मर गई, इवन इसको एक और चीज करते हैं, वाइफ जो थी वो मर गई लेकिन एक बेटी छोड़ गई अपने पीछे, और बेटी की उम्र अभी 14 साल है। आपको पता होगा बेटी को तब तक पेंशन मिलती है जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती, ठीक है, तो उसको पेंशन मिलती रही। अब ये पेंशन क्या है, टैक्सेबल है या नहीं है? तो उसने क्या कहा, फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो और चिल्ड्रन ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वेयर द डेथ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मौत कहाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए ऑपरेशनल ड्यूटीज में, अपना काम करते हुए मरा हो तब, वरना नहीं। ठीक है, घर आया हुआ था छुट्टी में, घर में मर गया, तब नहीं होता ये, ठीक है जी सर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अवार्ड जीत जाते हैं, ठीक है, जैसे परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, शौर्य चक्र हो गया। इन लोगों की जो फैमिली पेंशन है, अब कई बार डाका, एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि एक लड़का था, उसकी अपनी वो थी, मतलब मिस्टर एक्स थे, और उनको क्या मिलती थी, पेंशन मिलती थी, और वो पेंशन जो थी वो अवार्ड ही थे, वो इनको अवार्ड मिला हुआ था, उनका अवार्ड क्या था, उनको परमवीर चक्र मिला हुआ था। तो क्या वो अदर सोर्स में आएंगे या सैलरी में जाएंगे, पहले ये बताओ। सर उसमें ही जाएंगे, इसमें सैलरी में। सैलरी में जाएगा, मिस्टर एक्स जिंदा है, फैमिली पेंशन का मतलब ही क्या होता है कि मिस्टर एक्स मर गया। अच्छा मैं, हाँ, फैमिली पेंशन तो तब मिलेगी ना जब बंदा मर जाएगा। सर एक्स तो, हाँ, फैमिली पेंशन का मतलब ही होता है जब बंदा मर गया, अगर बंदा जिंदा है तो फैमिली पेंशन कहाँ से आ गई, वो तो उसकी अपनी पेंशन है। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। यस सर। ये भी एग्जेम्प्ट है, हाँ जी भैया। ठीक है, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। और यूनाइटेड नेशन से मिलने वाली पेंशन भी क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अभी आपको पता होगा कुछ 1-1.5 महीने पहले हमारे उस पर हमला हुआ था ना, जी सर, यूनाइटेड नेशन किस में हुआ था, कॉन्गो में हुआ था, कहाँ हुआ था, हम पे अटैक हो गया था, किसी कंट्री में हुआ था हम पे अटैक, मेरे ख्याल से कोई अफ्रीकन कंट्री थी, वहां अटैक हुआ था, तो वहां हमारे 3 सिपाही मारे गए थे। अब उनको पेंशन कौन कौन सी मिलेगी, एक तो इंडियन गवर्नमेंट देगी, और एक जी पेंशन सर। को यूनाइटेड नेशन देगी, ठीक है, उनकी फैमिली को, वो दोनों पेंशन क्या होंगी, एग्जम्प्ट होंगी। बाकियों के केस में क्या है, बाकी सब में, मतलब जो इन 3 में नहीं आए, ठीक है, इन 3 में नहीं आए, मतलब मिस्टर एक्स जो थे ना, वो काम करते थे बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी में। अब एक दिन वो मर गए,
मरने के बाद उनकी वाइफ जो थी वाई, उसको पेंशन मिलने लगी उनके बदले। अब इस पेंशन को क्या पूरा एग्जेम्प्ट कर दें? तो कहता है नहीं, क्योंकि वो इन 3 कैटेगरी में नहीं आया। इसका मतलब वो किस कैटेगरी में आ गया? अदर वाली कैटेगरी में। अगर वो अदर कैटेगरी में आ गया तो एग्जम्पशन मिलेगी जरूर, पर पूरी नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1/3 या 15,000 जो कम हो। तो मान लो एक मिस्टर वाई को, सॉरी जो वाई है उसको कितनी पेंशन मिलती है? मान लेते हैं उसे मिलती है 5,000 रुपए पर मंथ। तो 5,000 रुपए पर मंथ मतलब टोटल कितना हो गया? 60,000। जी सर। ठीक है, इसमें से एग्जम्प्ट कितना करोगे? इसमें से एग्जम्प्ट करोगे या तो 1/3 ऑफ 60,000 और 15,000 विच एवर इज लेस। अब इसका 1/3 कितना आता है? 20 और 15, कौन छोटा है? 15। तो 15। 15,000 हट जाएगा और 45,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आई? सर ये तो फिर रेस्ट सभी के लिए होगा ना? हाँ, ये बाकी सबके लिए। सर स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए भी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब। सर आर्मी वालों, मतलब आर्मी आर्मी वाले वाला छोड़। अगर ऑपरेशनल ड्यूटी में नहीं मरा है, वर्ड क्या है? ऑपरेशनल ड्यूटी। मैंने कहा ना, घर में आ रखा था, छत में घूम रहा था, नीचे गिर गया, मर गया। अब वो ऑपरेशनल ड्यूटी में थोड़ी ना है, वो तो घर के अंदर गया है। तो तब उस केस में ये वाली लिमिट, ये वाला लगेगा। अच्छा। ठीक है, यहाँ अगर इस कैटेगरी में क्वालिफाई होना है तो उसे ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान, सिंपल वर्ड है, शहीद होना पड़ेगा। ठीक है, ऑन ड्यूटी मानना यहाँ पड़ेगा घर सर। के अंदर थोड़ा शहीद हो रहा हो। आगे बात समझ में? तो ऑन ड्यूटी मतलब ऑन ड्यूटी, राइट। ऑन ड्यूटी में भी उसे शहीद का तगमा वो मिलना चाहिए, शहीद का स्टैंडर्ड, तभी लगता है ये रूल, वरना नहीं लगता। सो जो ऑन ड्यूटी में रहेगा वो शहीद ही तो हो रहा। जरूरी नहीं है। और सर मिल तो जाएगा फिर सर अगर ऑन ड्यूटी मारेगा तो? ऑन ड्यूटी मरेगा, जरूरी नहीं कि शहीद का मिलेगा। मान लो ऑन ड्यूटी पे था, ठीक है, मिल बुखार आ गया, जाएगी, बुखार से मर गया, शहीद कहाँ हुआ? पेंशन तो मिल जाएगी। तब इस कैटेगरी में आएगा भाई, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर नीचे वाली में सर आ रहा। हाँ, तो इस कैटेगरी के लिए सिंपल क्या है? ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान मरा हो। दैट मीन्स कि वो वॉर वॉर। लड़ रहा था या कुछ उसमें गया हुआ था, ऑपरेशन में गया हुआ था, वहां हुई है उसकी डेथ। हम्म। ओके। ठीक है। जी भैया। ओके। चल। यस। अरे नहीं तो ऐसे तो सभी वहां जाके हो जाएंगे, तो ये तो सबकी एग्जाम करनी पड़ जाएगी। हम्म। फिर चलो अगला पॉइंट पे आते हैं, डिविडेंड। ये हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, अब तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, डिविडेंड अब दोनों से, इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, टैक्सेबल है। अब ये टैक्सेबल इंडियन कंपनी के केस में पहले क्यों नहीं था? पहले ये था कि एक वो होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब क्या हुआ? उसका एबॉलिशमेंट हो गया ड्यू टू एबॉलिशमेंट। एबॉलिशमेंट का मतलब होता है खत्म होना। ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसे हम बोलते थे डीडीटी। ठीक है, डीडीटी खत्म होने के कारण अब ये क्या हो चुकी है? टैक्स हो चुकी है। पहले क्या होता था? पहले कंपनी देती थी इसके ऊपर टैक्स, अब कंपनी नहीं देती। तो अब कौन देगा? जिसको अब सर मिलेगी, जिसको डिविडेंड मिलेगा वो देगा ना टैक्स। अब बात समझ में आ रही है, नहीं आई? आगे बढ़े? जी भैया। ठीक है, अगला यस सर। पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिविजुअल को कितना मिलता है? 3.5, और ज्वाइंट अकाउंट में कितना मिलता है? 7। 7। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट है और आपको पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला है 15,000 रुपए, और आपका ये इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल कितना होगा आपके लिए? 3,500 रुपए घट जाएगा और 11,500 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट में मिला होता तो एग्जेम्प्ट कितना होता? 7,000, और टैक्सेबल कितना होता? 8,000। ठीक है, यस। अब आते हैं गिफ्ट पे। ये है इंपॉर्टेंट काम, जिसको गिफ्ट वाला काम है थोड़ा सा, और गिफ्ट में रिश्तेदार समझना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, अब वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने अपने उधर से गिफ्ट लिया है, वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो एक चीज तो समझो, एसएससी की अपनी शादी है, एग्जेम्प्ट है। एसएससी की अपनी शादी है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन है थोड़ा अजीब सा है, ध्यान देना। 29 अक्टूबर को मिस्टर एक्स की शादी हुई, उनको 50,000 रुपए का गिफ्ट मिला, ठीक है। ये उन्हें अपने दोस्त से मिला, ठीक है। उनकी वाइफ को भी 15,000 रुपए का गिफ्ट मिला। इसमें से टैक्सेबल कौन सा है? सर कोई नहीं। कोई नहीं, कोई सा बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, कोई टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? सर शादी हो रही दोनों की। दोनों की एक ही दिन शादी हो रही है, एक ही दिन तो जी होगी, सर। ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। और एक चीज और करते हैं, वो होता है फियांसे वाला कंसेप्ट, ठीक है। वो कहते हैं फियांसे से गिफ्ट मिला 15,000 रुपए की अंगूठी या 1.5 लाख रुपए की अंगूठी, क्या टैक्सेबल होगी? जी सर। यस, टैक्सेबल होगी। क्यों? फियांसे वाइफ नहीं है या हस्बैंड नहीं है, ठीक है। अब ये हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट कहां से आ गया, थोड़ा समझते हैं। देखो, सर पहले तो मतलब रिलेटिव। भैया पूरा लिखा होना चाहिए कि वाइफ हस्बैंड वाइफ ऐसा लिखा होना चाहिए, हाँ जी मैडम, तभी जाहिर वो। सी बात है, तभी तो वाइफ है, वरना वाइफ कहाँ से होगी? मैं यहाँ पे लिख दूं मिस्टर एक्स को मिस्टर, अगर यहाँ लिखा है मिस्टर एक्स और यहाँ लिखा है मिसेस एक्स, तो क्या समझ में आता है, ये हस्बैंड वाइफ है या नहीं है? नहीं। अरे मिस्टर है। एक्स और मिसेस एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ है। अच्छा, यहाँ लिखा है मिस्टर एक्स और यहाँ लिखा है मिस वाई, क्या ये हस्बैंड वाइफ है? जी सर। ये या मिस नहीं है। एक्स भी लिखा है, चलो मिस एक्स लिखा है, नहीं। नहीं। नो। नहीं है। नो। मिस का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब होता है कि वो अनमैरिड है, जी सर। ठीक है। चलो, अब आते हैं आप रिलेटिव में। पहले आप रिलेटिव समझिए। रिलेटिव से कहीं भी किसी भी वक्त, रात को, सुबह शाम, दिन रात, पूरे साल, कभी भी कहीं भी जितना भी मिले सब क्या है? एग्जाम्प्ट। एग्जैक्ट। अब ये रिलेटिव कौन होता है? तो इसका बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, थोड़ा रिलेटिव को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, क्या आपको रिलेटिव पता होने चाहिए? अब देखो, सबसे पहला रिलेटिव तो ये मिस्टर एक्स हैं, इनका सबसे करीबी रिलेटिव जो माना जाएगा वो सबसे पहले क्या माना जाएगा, इनकी वाइफ को, ठीक है। और वाइफ के लिए करीबी रिलेटिव कौन होगा? हस्बैंड, ठीक है। तो वाइफ ना लिखकर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? या तो हस्बैंड है या वाइफ है। तो हाँ वाइफ एक है। एक्स है, उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो क्या है, उसका क्या माना जाएगा, इस रिलेटिव माना जाएगा। रिलेटिव। अब वाइफ का जो भाई है और वाइफ की जो बहन है वो भी आपके रिलेटिव है। आपके अपने भाई तो रिलेटिव है ही और अपनी बहन भी रिलेटिव है। आपके रिलेटिव जो पिताजी हैं और जो आपकी माँ है वो भी रिलेटिव है, और जो आपकी वाइफ के पापा है और वाइफ की मम्मी है वो भी रिलेटिव है। आप है। दोनों के बच्चे जो हैं वो भी रिलेटिव है, आपके बच्चे भी रिलेटिव है, और वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी रिलेटिव है। यानी कि वाइफ के अपने बच्चे भी रिलेटिव है आपके, और आपकी और आपकी वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी रिलेटिव हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या बात हो गई, ये क्या इन दोनों से अलग है? नहीं, हाँ बिल्कुल अलग है। हो सकता है ना कि स्पाउस डाइवोर्स करके किसी और से डाइवोर्स करके आपसे शादी कर रहा हो, हाँ, जी सर। इस केस में उसके बच्चे हो सकते हैं। तो जिस दिन इन दोनों की शादी हो जाएगी, उस दिन ये वाले बच्चे भी क्या हो जाएंगे, इनके रिलेटिव हो जाएंगे। किनके? मिस्टर एक्स के। वो तो जी अब सर। इसके तो ऑलरेडी रिलेटिव है ना, जी सर। और इसके ये वाले रिलेटिव है, वो इसके रिलेटिव हो जाएंगे। अच्छा, जो पिताजी के पापा होते हैं वो भी, ठीक है, रिलेटिव हैं। मम्मी के पापा भी रिलेटिव हैं, ठीक है। चाचा जो है वो भी रिलेटिव है, ठीक है। जो अंकल हो जाएगा यहाँ पे, आंटी जो होगी वो भी, मतलब पिताजी के भाई, पिताजी की बहन, वो भी आपके रिलेटिव हैं। और इन सबके जो स्पाउसेस होते हैं, यानी कि इन सबके हस्बैंड वाइफ, वो भी आपके क्या हो जाते हैं, रिलेटिव हो जाते रिलेटिव। हैं। रिलेटिव। इस पूरी कहानी में कहीं पे भी मिस्टर एक्स के पापा के जो भाई थे उनके जो बच्चे थे, क्या वो रिलेटिव है? नहीं, नहीं। ठीक सिर्फ है। तो चाचा। चाचा के बच्चे रिलेटिव नहीं होते, जी सर। ठीक है। चाचा। तो इसका मतलब अगर चाचा के बच्चों से पैसे मिलेंगे, शादी के दिन मिलेंगे तब तो ठीक है, उस दिन तो सब कुछ, सबको, हर कोई एग्जेम्प्ट होने वाला है। लेकिन उसके बाद मिलेंगे तो तो फिर सर टैक्सेबल। टैक्स लगेगा। वो टैक्सेबल हो जाएंगे।
सर स्पाउस के मदर फादर भी रिलेटिव नहीं होंगे? नहीं, वो तो हैं, स्पाउस के मदर फादर तो रिलेटिव होते हैं, सर मतलब बस खाली कजन्स जो हैं वो नहीं होंगे वो रिलेटिव ना? नहीं होते बस। अच्छा चलो वापस चलते हैं, अब इस पे आओ। दूसरा क्या है, एसएससी की शादी के दौरान कभी मिले वो क्या है, सब एग्जाम। एकदम एग्जाम अच्छा, और इन एनी अदर केस 50,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके बाद टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना है पता है, 50,000 रुपए तक कुछ कुछ वो नहीं था, टैक्स नहीं था। आपको 1 रुपए और मिल गया, पता है टैक्सेबल कितना है, पूरा 50,000 एक। ठीक है, तो 50,000 तक ले लो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा आ गया तो वो पिछला 50,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सर सर हाँ सर कोई अगर सर 3-4 जी बार सलून शादी के पैसे करेगा नहीं तो लेना मतलब, है, सलून के 1 रुपए नहीं लेने नहीं वो मतलब। तो शादी है, शादी में तो एग्जाम्प्ट है। अच्छा 2 बार उसके अगले शादी दिन करेगा तो हैं, सर 2 बार 3 बार शादी करेगा तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा? हाँ, जब जब वो शादी करेगा तब तक उसको मिलने वाला हर गिफ्ट एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है सर। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मिस्टर एक्स की एक वाइफ थी, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम था वाई। मिस्टर एक्स और वाई दोनों शादीशुदा थे, बिल्कुल सही था। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, जेड से शादी कर ली। जिस दिन जेड से शादी कर रहे थे, जिस दिन जेड से शादी कर रहे थे उस दिन उनको 5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया गया किसी की तरफ से। साथ में उसी दिन जिस दिन एक्स और जेड शादी कर रहे थे, वाई को 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया गया। इसमें से कौन सा टैक्सेबल और कौन सा एग्जम्प्ट है? सर 2 लाख एग्जाम्प्ट है। सब 2 बाय लाख वाला ये 5 लाख रुपए वाला एग्जम्प्ट है, और टैक्सेबल ये 2 लाख वाला क्या है, टैक्सेबल है। टैक्सेबल क्योंकि उस टैक्सेबल दिन है, वाई की शादी नहीं हो रही है, किसकी शादी हो रही है, जेड की। एक्स्ट्रा जेड की। जेड। हाँ, एक्स की तो हो ही रही है, एक्स तो 2 शादी कर रहा है। ठीक है, चलो। दिक्कत है ना, इंडिया में शादी जो है, दूसरी शादी बेसिकली लड़कों के लिए अलाउड है, लड़कियों के लिए तो अलाउड है नहीं। ठीक है, लड़कों के जी लिए भी सर। हिंदुओं में अलाउड नहीं है, इस्लाम में तो अलाउड है। तो वहां सर आप शादी नहीं है, है सर आउट ना क्या, है 2 शादी। किसमें, इस्लाम में तो है, मुस्लिम धर्म में। हिंदुइज्म अच्छा में इस्लाम में। शादी 2 शादियां अलाउड है, अगर कस्टम अलाउ करता है। आपको पता है ये बात, अगर किसी जगह का कस्टम ऐसा है, यानी कि रीति रिवाज ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं, तो फिर अलाउड है उनके लिए भी। हाँ, सर हमारे यहाँ तो है। क्या हाँ हिंदुओं में तो होता है। 2 क्या शादी। हिंदुओं में क्या होता है? भगवान जी और ने भी तो करी हुई तो 2-3 शादी। अरे भगवान की तो बात अलग, भगवान भगवान होते भाई, उनपे क्या कमेंट करनी। आदि भाई तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। मतलब सारे भगवान याद है तुम्हें, इस भगवान का नाम याद नहीं है, इसने तो एक ही शादी करी तो सर हाँ फिर बोलो है, तो भैया ये बोलो। कृष्ण को समझ रहे होंगे। हाँ ये उसमें जा रहे हैं। ऐसे तो कृष्ण में फिर मत जाओ, कृष्ण कृष्ण को समझना इतना आसान काम है ही नहीं। ठीक है, राम आसानी से समझ में आ जाएंगे, कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। हम अच्छी अच्छी चीज लेते हैं ना बस। हाँ चलो, अच्छा एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है इंडिया से एग्जेम्प्ट और बाहर से, टैक्सेबल। तो अगर इनकम फ्रॉम श्रीलंका आई तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टैक्सेबल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। पर कहाँ से आएगी, बेचारों का खुद नहीं है इस बार पैसे। भैया वर्ल्ड कप जीत के वहां से देंगे। सर अरे एशिया वहां कप से जीत गए। इतना थोड़ा ना पैसे मिल रहे उन्हें, तुमने तो बिल्कुल ही मजाक समझ लिया। सच में इतने पैसे ना मिल गए एशिया कप जीत के उनको। सर वर्ल्ड कप भी तो है अब। टीम वाले रख टीम, लेंगे। सर टीम एशिया कप डेंजरस में है। ना, एशिया कप में जिन्हें हराना था, एक का नाम बांग्लादेश था, एक का नाम इंडिया था, एक का नाम पाकिस्तान था, और एक का नाम सर क्या था, तो आप इंडिया, अफगानिस्तान। इंडिया और कौन कौन, पाकिस्तान को एक हल्के मिनट में एक मिनट, लेंगे। वर्ल्ड कप में आपको एक तो इंग्लैंड मिलेगी, एक न्यूजीलैंड मिलेगी, एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, एक साउथ आपको साउथ अफ्रीका। अफ्रीका मिलेगी, एक वेस्ट इंडीज मिलेगी। तो मजाक लग रही है? अच्छा टीम डेंजरस है उनकी, प्लेयर्स देखो सर। और इंडिया इंडिया को छोड़ पाकिस्तान दो, हल्के। ना इंडिया की टीम तो बकवास है, रहने तो दो। पाकिस्तान देख रहे सर। इस टीम से तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, ये तो गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। सर अब होगी, अब इंडिया पाकिस्तान बनेगी। और पता है क्या है,
तुम्हें पता है अगले ओलंपिक से क्रिकेट आने वाला है ओलंपिक में। ओलंपिक में हाँ तब तो मैं गोल्ड सोचा था मेडल एक गोल्ड हमारा है। मेडल मिलेगा, यहाँ ये गोल्ड मेडल भी नहीं जीतेंगे। चलो जी अगले पे आते हैं। इनकम फ्रॉम सबलेट। सबलेट क्या है? देखो सबलेट के मैंने बताया ना कि आपने किसी और से किराए पे लेके घर आके किराए पे दिया है, ठीक है, जी सर। आप ओनर नहीं हो। और जिस समय आपको इनकम, एक और चीज क्वेश्चन ये भी है कि जिस समय इनकम कमाई जा रही है उस वक्त भी आप ओनर नहीं हो। जी याद है सर। आपको? अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था मैंने कि जिस वक्त उसने इनकम कमाई थी वो उस वक्त मालिक था घर का, इसलिए वो पैसा चाहे कभी भी मिले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। जी सर। लेकिन अगर आप जब आप इनकम रिसीव कर रहे हो और या फिर जब इनकम आपने कमाई थी, दोनों समय में आप क्या नहीं होने चाहिए? मालिक नहीं होने चाहिए उसके। अच्छा एक और केस बताता हूं आपको, ध्यान दो। ये घर है, ये मिस्टर एक्स ने ये घर किराए पे दे दिया मिस्टर वाई को 1 जुलाई सन 2021 में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मिस्टर वाई ने क्या किया, सेम डे पर ये घर दे दिया जेड को किराए पर, और यहां से लिया 5,000 रुपए पर मंथ का किराया। यहां से ये 5,000 रुपए पर मंथ किसको मिला? वाई को मिला। अब क्या हुआ, 1 सितंबर सन 2021 को, 1 सितंबर सन 2021 को ये घर जो है एक्स ने वाई को बेच दिया। एक्स ने वाई को ये घर बेच दिया। तो मुझे बताओ इनकम फ्रॉम सबलेट, यानी कि यहां पर जब रेंट रिसीव लिखोगे कितने महीने का लिखोगे? 2 महीने का सर। 2 महीने का। 5,000 इंटू 2। उसके बाद 1 सितंबर के बाद ये इनकम कहां चली जाएगी? इन ये प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्टी इनकम में। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। करेक्ट? जी बात समझ Yes. में आई सबको? सर। हाँ जी भैया। अगर आ गई तो अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? 1 जुलाई को ही वो घर दिया गया। इस आदमी ने 5,000 रुपए के हिसाब से पूरे 6 महीने का एडवांस दे दिया। किसको? वाई को। जेड ने दिया। एक्स ने घर किसको दिया था? वाई को दिया। वाई ने जेड को दिया, और जेड ने 5,000 इंटू 6 करके 30,000 रुपए एडवांस दे दिया 1 जुलाई को। 1 अगस्त को ये घर क्या हो गया? बेच दिया। किसको? वाई को। वाई इसका ओनर बन गया 1 अगस्त को। अब मुझे बताओ यहाँ कितना लिखोगे, 5,000 इंटू 6 या 5,000 इंटू 1? सर 1। 1। 5,000। 6 क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि 5 महीने, जिन 5 महीने में, अब वो 1 अगस्त के बाद जो 5 महीने गिने जा रहे हैं उन 5 महीने में ये मालिक बन चुका है घर का। ठीक है। जी सर। अर्निंग यहाँ पर क्या हो गई है? अर्निंग कब आई है? जब वो मालिक था। ठीक, इस तरीके की बात है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। माइनस क्या करना होगा? माइनस करना होगा जो किराया आपने पे किया है सबलेट का, सबलेट पार्ट का। सबलेट पार्ट का ध्यान रखना, सबलेट पार्ट की बात चल रही है। मान लो आपने 15,000 रुपए के किराए पर एक बिल्डिंग ली। उस बिल्डिंग में 4 कमरे थे। आपने एक कमरा किसी और को किराए पे दे दिया 10,000 रुपए महीने पे। ठीक है, चलो मैं इसको 4 नहीं कर देता, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए पर मंथ पर आपने पूरी बिल्डिंग किराए पे ली। 10,000 पर मंथ पर आपने एक जो ये यूनिट 1 थी ये किराए पे दे दी। तो आप यहाँ 10,000 इंटू 12 लिखोगे, पूरे 12 महीने का 1,20,000 किराया आएगा। जी सर। किराया कटेगा कितना? ये 20,000 रुपए कितने यूनिट का किराया है? 4। आपने कितनी यूनिट किराए पे दी है? 2 2 एक 1 ही तो दी है, 1-2 यूनिट तो खाली पड़ी हैं, है ना? 1 यूनिट। जी। हाँ। 1 यूनिट पे किराया कितना बनेगा? 5,000 इंटू 12। ठीक है, तो ये 60,000 रुपए कट जाएगा, और यहाँ पे टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 60,000। चलो एक और चीज, खर्चे भी कर दिए आपने। ये ना कोई वो था, मिस्टर ए था, और आपने ना इससे खर्चा कवर करने के लिए ना आपने इसको ना खूब सारे लेटर वगैरह लिखे, खूब सारा स्पीड पोस्ट किया किराया वसूलने के लिए, और आपके वहां पर 1,500 रुपए खर्च हो गए। तो क्या 1,500 रुपए यहाँ पे माइनस होंगे? बिल्कुल माइनस होंगे। बिल्कुल, ये 1,500 भी माइनस होंगे। तो 60,000 रुपए तो वो किराया हो गया जो उस पार्ट का था। 1,20,000 रुपए वो हो गया जो आपको किराया रिसीव हुआ, और 1,500 रुपए उस चीज के कट जाएंगे जब आपने घर का उस पैसे को रिकवर करने के लिए क्या किया? थोड़ी सी मेहनत करी। तो 58,500 रुपए आपका क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा।
बात समझ में आई या मैं दोबारा समझाऊं? सर आ गई। सबको आगे भाई? हाँ जी भैया। ठीक है, ये नहीं आई मुझे। चलो एक बार और बताए थे। हाँ जी भैया, एक बार मान लो सुना। तुमने एक घर किराए पे लिया, तुमने लिया, हम्म, ठीक है। जिस घर को तुमने किराए पे लिया उसके 2 कमरे थे, एक कमरा ए, कमरा बी। आपने ए कमरे को किसी मुझे दे दिया किराए पे, या समझ करो सुनील को किराए पे दे दिया, ठीक है। तो ए अनुज ने ये किराए पे लिया था, किससे? मान लेते हैं ये लिया था राणा जी से किराए पे, ठीक है। तो राणा जी ने किराए पे दिया था 15,000 रुपए पर मंथ पर। जी अनुज ने आगे सुनील को किराए पे दे दिया कितने में? 10,000 रुपए पर मंथ पर, ठीक है। तो एक चीज बताओ, किराया कितना रिसीव किया अनुज ने? 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000, ठीक है। किराया इस- कितना पे किया इस पार्ट का, जिस पार्ट का किराए पे दिया गया? तुम्हें 15,000 रुपए तो पूरे घर का मिला था ना, जी तो तुमने तो 7,500। 7,500 रुपए दिया होगा उस पार्ट का। जी भैया 7,500 का। तो यानी कि तुम्हारा कितना हुआ? 90,000 रुपए तो बना, हम्म, ठीक है। अच्छा, अब तुमने सुनील को ना, सुनील को ढूंढने के लिए या सुनील को कुछ ये किराया रिकवर करने के लिए, इस किराए को कलेक्ट करने के लिए तुमने 2,000 रुपए का खर्चा कर दिया। ये तुम्हारे खर्चे हो गए इस किराए को कलेक्ट करने के लिए। तो 2,000 रुपए यहाँ पे क्या कर दोगे? और माइनस कर दोगे। तो तुम्हारा इनकम कितना बनेगा इस घर से? सिर्फ 28,000। अब आई बात समझ में? जी भैया। ठीक है। तो यहाँ तक इसे मैं आज रोक रहा हूँ कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है। अब ये जल्दी से यहाँ पे हाँ डिस्चार्ज, भैया यहाँ भी चली गई। ठीक है। तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक। सर जी, तो हाँ जी, सर ये रॉयल्टी क्यों आती है इसमें? सर रॉयल्टी तो